कंप्यूटर की विशेषता आपसे पूछी है, तो यहाँ अगर हम देखें स्पीड, एक्यूरेसी, स्टोरेज कैपेसिटी, सारी ही विशेषताएं हैं कंप्यूटर की, तो ऑल ऑफ दीज यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। ऑल ऑफ दीज आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला सवाल देखिएगा, मुख्य रूप से कंप्यूटर 3 प्रकार के होते हैं। यानी यहाँ पे इन्होंने क्या पूछा है कि मुख्य रूप से कंप्यूटर 3 प्रकार के होते हैं। अब अगर आप सहमत हैं तो यस करेंगे यानी ट्रू करेंगे, अदरवाइज आप फॉल्स करेंगे। सर स्क्रीनशॉट नहीं होता है, शुभम चौहान जी। बेटा एप्लीकेशन के अंदर क्या होता है, सिक्योरिटी होती है, इस वजह से स्क्रीनशॉट नहीं आप कर पाएंगे, है ना। तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट नहीं हो पाएगा, जो एक्सेस आपको मिलेगा बस उतना ही आप कर सकते हैं, बाकी आप इसमें स्क्रीनशॉट वगैरह लेना चाहें तो नहीं ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन पहला हो जाएगा ट्रू। मुख्य रूप से कंप्यूटर 3 प्रकार के होते हैं, बिल्कुल सही है, 3 प्रकार के होते हैं। अगर आप देखोगे कि कौन कौन से 3 प्रकार के होते हैं, कंप्यूटर के 3 टाइप या 3 प्रकार कौन कौन से हैं, तो आप जरा मुझे बताओ कमेंट बॉक्स में कि क्या हो जाएगा आपका सही जवाब। देखो पहला है आपका एनालॉग कंप्यूटर। क्या होता है? एनालॉग कंप्यूटर होता है। दूसरा आपका क्या कह सकते हैं, डिजिटल कंप्यूटर होता है, डिजिटल कंप्यूटर होता है। और तीसरा आप क्या कह सकते हैं, हाइब्रिड कंप्यूटर होता है। तो एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर, मुख्यतः 3 प्रकार के कंप्यूटर होते हैं। जो आपका डिजिटल कंप्यूटर होता है इसके 4 प्रकार हैं। जैसे पहला हो गया आपका माइक्रो कंप्यूटर, ठीक है ना। दूसरा हो गया आपका मिनी कंप्यूटर, तीसरा हो गया आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर और चौथा क्या हो गया, सुपर कंप्यूटर। याद रखना है माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम, सुपर, ये जो 4 टाइप हैं ये डिजिटल के अंतर्गत आ जाते हैं। और जो हाइब्रिड कंप्यूटर होता है ये एनालॉग प्लस डिजिटल का मिश्रण होता है। ध्यान रखना है हाइब्रिड कंप्यूटर एनालॉग और डिजिटल का मिश्रण, यानी दोनों विशेषताएं होती हैं, एनालॉग कंप्यूटर वाली और डिजिटल वाली, है ना। इसीलिए इसको हाइब्रिड कंप्यूटर के नाम से जाना जाता है। 35 कहता है कंप्यूटर आईसी चिप के अंदर डीसी करंट प्रवाह होता है। जो कंप्यूटर की आईसी चिप होती है इसके अंदर जो करंट फ्लो होता है वो डीसी होता है। करंट भी 2 प्रकार का होता है, एक एसी करंट होता है जिसे अल्टरनेटिव करंट कहते हैं, एक डीसी करंट होता है जिसे डायरेक्ट करंट कहते हैं। जैसे जो बैटरी वगैरह होती है, बैटरी में डीसी करंट होता है, उसमें क्या होता है, प्लस होता है और माइनस होता है ना। तो इसमें क्या होता है, डीसी करंट होता है ये। तो आपके जो आईसी होती हैं इसमें कौन सा करंट होता है, डीसी करंट होता है या एसी करंट होता है, ये आपसे पूछा है। आंसर दीजिएगा क्या होगा इसमें राइट आंसर। तो ऑप्शन पहला बिल्कुल सही जवाब है, यहाँ पे फर्स्ट हो जाएगा। यानी आईसी के अंदर कौन सा करंट होता है, डीसी करंट फ्लो होता है। आपने ध्यान दिया होगा जब आप अपने कंप्यूटर में पावर सप्लाई भेजते हैं तो आपके कंप्यूटर में एक एसएमपीएस लगा होता है, एसएमपीएस होता है। इसका काम क्या होता है, ये स्विच्ड मोड पावर सप्लाई होता है। ये स्विच्ड मोड पावर सप्लाई क्या करता है, आपके घर में जो करंट आ रहा होता है वो तो एसी वाला होता है, अब इसको चेंज कर देता है डीसी करंट में। यानी आपके कंप्यूटर के मदरबोर्ड में जो करंट जाएगा वो डीसी वाला जाएगा, और मदरबोर्ड में डीसी का करंट जाएगा तो सभी आईसीज के अंदर भी डीसी करंट ही फ्लो करेगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा, ट्रू हो जाएगा। इंटरनेट चलाने के लिए एनआईसी कार्ड की आवश्यकता होती है। जैसे आपका मोबाइल फ़ोन है, आपका स्मार्टफोन है, तो आपके पास जो आपका स्मार्टफोन है वो स्मार्टफोन के अंदर जो करंट फ्लो होता है वो किस प्रकार का होता है, बताइए ज़रा मुझे। आपके पास जो स्मार्टफोन है उसमें जो करंट फ्लो होता है, जब मोबाइल फ़ोन को आप ऑपरेट करते हैं, चलाते हैं, तो उसमें करंट जाना चाहिए। तो कौन सा करंट होगा उसमें, क्या एसी वाला होगा या डीसी वाला होगा, बताइए मुझे। आपके स्मार्टफोन में किस टाइप का करंट फ्लो करेगा, क्या होगा इसमें। हाँ बिल्कुल मनीषा चौहान कह रही हैं सर एसएमपीएस जो होता है वो एसी टू डीसी में कन्वर्ट कर देता है। बहुत शानदार, वेरी गुड। ये चीज़ें मैंने थ्योरेटिकल पढ़ाई हैं, आपको थ्योरी वाले क्लास में कराई हैं, अगर आप उसको देखेंगे तो वहाँ सारा कुछ मैंने बता रखा है, ठीक है। और जो नए साथी हैं जिन्होंने अभी अभी बैच को परचेस किया है तो आप सब थ्योरी क्लास अवश्य देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपका जो स्मार्टफोन है उसमें भी कौन सा करंट जाएगा, डीसी करंट जाएगा, याद रखना है, ठीक है। उसमें बैटरी लगा होता है वो डीसी करंट देगा। तो यहाँ पे ट्रू हो जाएगा। क्या है, इंटरनेट चलाने के लिए एनआईसी कार्ड की आवश्यकता होती है। एनआईसी कार्ड होना ही चाहिए अगर आप इंटरनेट चलाना चाहते हैं, बिल्कुल सही है। इसको बोलते हैं नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। क्या बोलते हैं, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड बोलते हैं,
नेटवर्क इंटरफेस कार्ड बोलते हैं। आपके कंप्यूटर में जो NIC कार्ड होता है इसी का अपना एक यूनिक एड्रेस भी होता है, यूनिक एड्रेस होता है। इस एड्रेस को क्या कहा जाता है? मैक एड्रेस कहा जाता है, इसको मैक पता भी कहा जाता है। देखिए ये NIC कार्ड है आपका, देखिएगा। अब ये आपका लैन पोर्ट है, इसी को लैन पोर्ट कहते हैं, इसी को इथरनेट पोर्ट कहते हैं, ठीक है। तो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड इसका फुल फॉर्म होता है। और NIC कार्ड का अपना एक नंबर होता है जिसे मैक एड्रेस कहा जाता है। मैक का फुल फॉर्म यहाँ लिखा गया है मीडिया एक्सेस कंट्रोल, और ये 48 बिट का होता है, 48 बिट का होता है। तो सारी बातें यहाँ पे समझ में आ गई हैं। 48 बिट का होता है। अगर इसको कभी बाइट में पूछे कि कितने बाइट का होता है तो 8 से भाग कर देना, 6 बाइट हो जाएगा। 48 बिट बताओगे या 6 बाइट बताओगे, ठीक है। NIC कार्ड का अपना एक यूनिक नंबर होता है जिसे हम लोग मैक एड्रेस के नाम से जानते हैं। और ये आपके एग्जाम में काफ़ी पूछता है कि मैक एड्रेस का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका मतलब होता है मीडिया एक्सेस कंट्रोल। कई बार पूछता है मैक एड्रेस कितने बिट का होता है, तो 48 बिट का होता है। बाइट पूछेगा तो 6 बाइट का फिर आपको बताना है, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल आपके सामने है 37, आंसर करिएगा। 37 का आंसर आप लोग करेंगे, कौन सा यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा बताइए। क्या पूछा है? SD रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? SD रैम का पूरा नाम आपको बताना है, तो इसका मतलब हो जाएगा ऑप्शन पहला सिंक्रोनियस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। देखो अगर हम रैम के लेटेस्ट वर्जन की बात करें, जो रैम का सबसे लेटेस्ट वर्जन है, तो यहाँ पर DDR5 SD रैम हो जाएगा। बहुत सारी अलग अलग आती हैं, जैसे DDR2 FD रैम, DDR3 FD रैम, 4 है, उसके बाद 5 आ गई है। तो इसका मतलब होता है डबल डेटा रेट 5 सिंक्रोनियस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। और ये 5th जनरेशन की रैम है और 14 जुलाई 2020 को इसको लॉन्च किया गया था। 1.1 वोल्ट करंट की इसको आवश्यकता होती है। तो ये 14 जुलाई 2020 में सबसे लेटेस्ट रैम जो है हमारी लॉन्च हुई है, वो DDR5 करके लॉन्च की गई है, ठीक है। तो यहाँ ध्यान रखना, ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल है एक पैरेलल पोर्ट में कुल पिनों की संख्या कितनी होती है? एक पैरेलल पोर्ट में कुल कितने पिन होते हैं? पैरेलल पोर्ट के अंदर अगर पिनों की संख्या देखी जाए तो कितना होगा? 25 पिन होता है। 25 पिन होती हैं एक पैरेलल। देखिए ये वाला आपका ये होता है, ये पैरेलल पोर्ट होता है। इस पैरेलल पोर्ट में जो पिन होती हैं टोटल वो कितनी होती हैं? 25 पिन होती हैं। अब देखो सीरियल पोर्ट में 9 पिन होती हैं, पैरेलल पोर्ट में 25 पिन होती हैं। इसमें हम अधिकांश प्रिंटर ऐड करते हैं, आजकल तो सब USB वाले प्रिंटर आते हैं। PS2 पोर्ट जो होता है ये माउस कीबोर्ड के लिए होता है, इसमें 6 पिन होती हैं, है ना, 2 4 6। यहाँ पर देखो 2 4 6। तो ये जो आपका PS2 पोर्ट होता है इसमें हम माउस कीबोर्ड को ऐड कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आजकल तो USB वाले माउस या कीबोर्ड आप यूज़ करते हैं या वायरलेस यूज़ करते हैं, बट पहले ये भी यूज हुआ करता था, यानी हम लोग PS2 पोर्ट में भी माउस और कीबोर्ड जोड़ा करते थे पहले। गेम पोर्ट में 15 पिन होती हैं और USB पोर्ट में 4 पिन होती हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। चलिए अगला सवाल है UPS का मुख्य कार्य समझाइए। UPS का मुख्य कार्य क्या होता है? UPS आप सब जानते हैं UPS क्या होता है। अब इसका मुख्य काम क्या है? पहली बात ये समझना है, कई बार ये पूछता है कि UPS का फुल फॉर्म क्या होता है, तो अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई होता है इसका फुल फॉर्म, और ये पावर बैकअप के लिए होता है, पावर बैकअप के लिए होता है। दूसरा ये जो आपका लाइट आपके घर में आती है ना, जो सप्लाई होती है, जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती है, तो उसमें क्या होता है, फ्लक्चुएशन होते हैं। उस फ्लक्चुएशन को भी कम करने के लिए UPS का यूज़ किया जाता है, ठीक है। यानी फ्लक्चुएशन अगर ज़्यादा है तो उसको कम करने के लिए भी UPS यूज़ किया जाता है। और दूसरा पावर बैकअप के लिए, जैसे आप अगर डेस्कटॉप पे काम करते हैं तो उसमें बैटरी तो होता नहीं है, अगर लाइट चली गई है ना तो क्या होगा, सिस्टम आपका ऑफ हो जाएगा, आपका अधूरा काम रह जाएगा। तो अगर आपने UPS को लगा के रखा है तो उसमें क्या होगा कि वो कम से कम 10-5 मिनट तक आपके सिस्टम को ऑन रखेगा। आप अपना काम जो कर रहे थे वो सेव कर सकते हैं ताकि आपका कोई लॉस ना हो, कोई नुकसान ना हो। तो ये पावर बैकअप हमें प्रदान करने के लिए हम लोग UPS का इस्तेमाल करते हैं। अगर हम लैपटॉप चलाते हैं उसमें बैटरी ऑलरेडी लगा हुआ होता है, तो लाइट चली गई तभी वो चार्ज होगा बैटरी और हमारा काम होता रहेगा। ऐसे ही UPS जो होता है वो 10-5 मिनट तक चलता रहता है, डिपेंड करता है उसकी क्वालिटी क्या है, ज़्यादा भी चल सकता है अगर अच्छी क्वालिटी का है, ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई होता है, अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई कह सकते हैं, और ये पावर बैकअप के लिए होता है। दूसरा लाइट फ्लक्चुएशन के लिए काम में भी ये आपका UPS आता है, क्योंकि आपके सिस्टम में जो पावर जाएगी वो UPS के थ्रू ही अब जाने वाली है।
चलिए, और इस प्रकार से आपका यूपीएस होता है। ठीक है, याद रखना है, ये हमारा यूपीएस है। चलो अगला सवाल है, वीएलएसआई का फुल फॉर्म बताइए क्या होता है। वीएलएसआई का फुल फॉर्म क्या होता है। बहुत शानदार, राजकुमार करे सर पावर बैकअप के लिए होता है। सर आपके स्क्रीन पे मेरा नंबर क्यों शो रहा है। नहीं नहीं, वो आपके फ़ोन पे ही हो रहा है ना। जो रजिस्ट्रेशन जिस नंबर से आप लोग करते हैं अपने एप्लीकेशन में, जिस नंबर से रजिस्ट्रेशन करते हैं ना, तो वो रजिस्ट्रेशन आपके डिवाइस में ही शो रहा है। अब ऐसा नहीं है कि वो किसी और के डिवाइस में शो रहा हो या मेरे पास शो रहा हो, ऐसा नहीं है, आपकी ही डिवाइस में वो शो हो रहा है। तो कोई उसमें टेंशन वाली बात नहीं है, आप चिंता ना करिएगा। वो रजिस्ट्रेशन जिस नंबर से आपने किया है अपने एप्लीकेशन में, वही नंबर वहाँ पे शो होता है। ठीक है ना, तो वो केवल आपको ही शो होगा और किसी को शो नहीं होगा। चलिए, तो यहाँ पे क्या होगा, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन हो जाएगा। वीएलएसआई का फुल फॉर्म क्या होता है, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन हो जाएगा। 41 क्या कहता है, मेमोरी यूनिट कई सारे रजिस्टर का समूह होता है। जो मेमोरी यूनिट होता है वो कई सारे रजिस्टर का समूह होता है। आंसर दीजिए, इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन पहला हो जाएगा, बिल्कुल सही है। जो मेमोरी यूनिट होता है वो कई सारे रजिस्टर्स का क्या होता है, समूह होता है। देखिए मेमोरी यूनिट कैसे बनता है, सेट ऑफ रजिस्टर्स से, बहुत सारे रजिस्टर्स को मिलाकर के एक मेमोरी यूनिट बनता है। और जो रजिस्टर्स होते हैं वो कैसे बनते हैं, सेट ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स, फ्लिप फ्लॉप्स के समूह को रजिस्टर्स कहते हैं। और जो फ्लिप फ्लॉप्स होते हैं वो क्या होते हैं, सिंगल बिट डेटा स्टोरेज यूनिट होती है। ये 0 और 1 हो सकती है। ठीक है, आगे देखिएगा, आस्काई कोडिंग सिस्टम में 1 बाइट में कितने बिट होते हैं। आस्काई कोडिंग सिस्टम में 1 बाइट में कितने बिट होते हैं, बताइए। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ये आस्काई का फुल फॉर्म होता है। और 1 बाइट में 8 बिट होते हैं। पहले 7 बिट हुआ करते थे, बट क्या है अब 8 बिट होते हैं। 1 बाइट में कितने बिट होते हैं, 8 बिट होते हैं। चलिए, आस्काई का मतलब होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। टोटल 256 कैरेक्टर इससे बनाए जा सकते हैं। और देखिए जब हम लोग टाइपिंग करते हैं अपने कीबोर्ड पर, तो उसके पीछे आस्काई कोडिंग सिस्टम ही काम करता है। आप अगर ए प्रेस करते हैं कैपिटल, तो इसका मतलब इसका जो आस्काई कोड होगा वो 65 होगा। अगर आप बी प्रेस करोगे तो इसका आस्काई कोड 66 होगा। ऐसे क्रम से चला जाएगा। अगर आप स्मॉल ए प्रेस करोगे, इसका आस्काई कोड 97 होगा, स्मॉल बी का 98 होगा। समझ रहे हो। तो जब भी हम कुछ टाइप करते हैं, तो एबीसीडी जब हम प्रेस करते हैं यहाँ पर, तो वो ए का मतलब है 65, कैपिटल ए का मतलब है 65। तो 65 क्या है, ये आस्काई कोड है। ऐसे ही वी जो दबाते हैं हम कैपिटल वी, तो वो 66 है। समझ रहे हो। तो ये आस्काई जो कोडिंग सिस्टम होता है, जब हम लोग कुछ टाइप करते हैं इसके काम में आता है। इसके बाद में फिर इसको बाइनरी में कन्वर्ट किया जाता है और हमारा प्रोसेसर फिर इसको प्रोसेस करता है। ठीक है, तो यही पूछा है कि आस्काई कोडिंग सिस्टम में 1 बाइट में कितने बिट होते हैं, 8 बिट होते हैं, याद रखना है। और टोटल 256 कैरेक्टर इससे बनाए जा सकते हैं। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का आधार कितना होता है, बेस कितना होता है। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का बेस कितना होता है, ये सबका बेस आपको आना चाहिए। और ये भी आना चाहिए कि सभी में कितने कितने कैरेक्टर होते हैं। जैसे हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का बेस कितना होता है, 16 होता है। और इसमें कैरेक्टर की बात करें तो 0 से 9 तक के अंक होते हैं और ए से एफ तक के अल्फ़ाबेट होते हैं। तो कुल मिलाकर के कैरेक्टर की संख्या 16 हो जाएगी। तो इसका बेस आपका, इसका आधार आपका 16 हो जाएगा। तो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में कुल मिलाकर के 16 डिजिट होते हैं, है ना। टोटल आप कैरेक्टर बोलेंगे क्योंकि इसमें न्यूमेरिक वैल्यू भी है, अल्फा न्यूमेरिक भी है। मतलब अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू होती है 0 से 9 और ए से एफ। ठीक है ना। तो 16 कैरेक्टर हो गए, बेस 16 हो गया। अगर आपसे पूछें बाइनरी का बता दो, बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस कितना होता है, तो आप बोलोगे सर बाइनरी में तो 0 और 1 दो ही डिजिट होते हैं, तो 2 ही होते हैं। तो आप लिख दो यहाँ पे 2, बेस कितना होगा, 2 होगा। आधार कितना होगा, 2 होगा। ठीक है। अगर आपसे पूछें कि भाई ऑक्टल नंबर सिस्टम का मुझे बता दो बेस कितना होता है, तो आप कहोगे सर ऑक्टल में 0 से 7 तक के कैरेक्टर होते हैं, 0 से 7 तक के डिजिट होते हैं। तो इसका टोटल बेस कितना बनेगा, 8 कैरेक्टर। मतलब टोटल कैरेक्टर कितने हो गए, 8 हो गए। तो इसका बेस हो जाएगा 8। ऐसे ही अगर आपसे कोई पूछे कि डेसिमल नंबर सिस्टम का बेस कितना होता है, तो डेसिमल में 0 से 9 तक के डिजिट होते हैं, कुल मिला के 10 अंक होते हैं। तो बेस इसका 10 हो जाएगा। और बचा हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम जिसमें 0 से 9 और ए से एफ होते हैं, तो इसका बेस 16 हो जाएगा। ठीक है, जो अभी यहाँ पे दिया गया है ऑप्शन बी। तो सारे ही आपको याद रखना है। चलिए अगला सवाल, वीसीडी का फुल फॉर्म क्या होता है। आपको क्या बताना है, वीसीडी का फुल फॉर्म क्या होता है। आंसर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में क्या होगा। ऑप्शन पहला, बाइनरी कोडेड डेसिमल होता है वीसीडी का पूरा नाम।
अगला सवाल है मॉडर्न कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? मॉडर्न यानी आधुनिक कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? आधुनिक कंप्यूटर का जनक एलन ट्यूरिंग को कहा जाता है। फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहते हैं? चार्ल्स बेबेज को कहते हैं, लेकिन आधुनिक कंप्यूटर का जनक एलन ट्यूरिंग को कहा जाता है। याद रखना है, ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या होगा? बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 41 कहता है पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर में अन्य पीढ़ी के कंप्यूटरों से क्या अंतर है? जो पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर हैं उसमें और अन्य पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या अंतर है, ये आपको बताना है। कौन सा यहां पे सही जवाब हो जाएगा? करेक्ट आंसर आप सबको देना है। देखिए यहां पर इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। अगर हम देखें जो पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर हैं और बाकी के जो पीढ़ी रही हैं, जैसे फर्स्ट जनरेशन है, सेकंड जनरेशन है, थर्ड जनरेशन है, फोर्थ जनरेशन है, फिफ्थ जनरेशन है, इसमें क्या अंतर पाया आपने? तो इसमें टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुआ है। धीरे धीरे क्या है, टेक्नोलॉजी में विकास होता चला गया और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी डेवलप होती चली गई वैसे वैसे जनरेशन भी बदलती चली गई, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो जाएगा। सही आंसर आपका ऑप्शन बी है। जैसे देखोगे आप, पहली जनरेशन जो कंप्यूटर की थी, फर्स्ट जनरेशन जो थी, उसमें सबसे पहले वैक्यूम ट्यूब इस्तेमाल किया जाता था। फिर सेकेंड जनरेशन आ गई, उसमें ट्रांजिस्टर्स का इस्तेमाल किया जाता था। तीसरी जनरेशन में आईसी फिर यूज किया गया, आईसी का आविष्कार हुआ, आईसी का यूज किया गया। फिर आईसी का एडवांस वर्जन यानी वीएलएसआई यूज किया गया। इसके आगे फिर बढ़े तो यूएलएसआई यूज किया गया, है ना, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, जो आज पांचवी पीढ़ी में यूज होती है, प्लस एआई जिसे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल भी पांचवी पीढ़ी में ही किया गया है। तो क्या हुआ? इसमें टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुआ है। ठीक है, अगला सवाल, कौन सी कंप्यूटर भाषा कृत्रिम बुद्धि के लिए इस्तेमाल की जाती है? कृत्रिम यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए कौन सी भाषा इस्तेमाल की जाती है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए कौन सी भाषा इस्तेमाल की जाती है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रोलॉग। सही आंसर क्या है? प्रोलॉग है। कंपाइलर और इंटरप्रीटर स्वयं हैं। कंपाइलर और इंटरप्रीटर ये स्वयं क्या है? हाई लेवल लैंग्वेज हैं, कोड्स हैं, प्रोग्राम्स हैं, या इसमें से कोई नहीं? प्रोग्राम्स हो जाएगा, यानी यहाँ प्रोग्राम्स कर सकते हैं, या फिर एक और शब्द यहाँ पे हो सकता था जो है लैंग्वेज ट्रांसलेटर। क्या हो सकता था? लैंग्वेज ट्रांसलेटर हो सकता है, याद रखना है, भाषा अनुवादक। तो ऐसा सवाल आपके सामने आ सकता है, ऑप्शन में प्रोग्राम ना हो करके लैंग्वेज ट्रांसलेटर हो सकता है, याद रखना है। ठीक है ना, दोनों चीजें हमने बता दी। छोटे से प्रोग्राम्स होते हैं, ठीक है, प्रोग्राम यहाँ दिया है तो आप इसे करेक्ट कर सकते हैं। बाकी कंपाइलर और इंटरप्रेटर क्या करते हैं? ये लैंग्वेज ट्रांसलेटर होते हैं, भाषा अनुवादक होते हैं। ये हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन भाषा में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, चेंज करने का काम करते हैं। डेटा ट्रांसमिशन के लिए उपलब्ध आवृत्तियों की सीमा को किस रूप में जाना जाता है? बताओ जरा, डेटा ट्रांसमिशन के लिए जो उपलब्ध आवृत्ति की सीमा है ना, फ्रीक्वेंसी है जो, उसको हम किस नाम से जानेंगे? वो बैंडविड्थ कहलाती है। ऑप्शन नंबर बी, बैंडविड्थ आप कहते हैं। निम्न में कौन सी डिवाइस कंप्यूटर एडेड डिजाइन कैड जैसे एप्लीकेशन में इस्तेमाल की जाती है? क्या होगा इसमें राइट आंसर बताइए। अगर हम देखें कौन सी डिवाइस कैड जैसे एप्लीकेशन में इस्तेमाल होती है, तो सही जवाब है प्लॉटर्स यूज होते हैं। प्लॉटर आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। और कैड मतलब होता है कंप्यूटर एडेड डिजाइन, है ना, ऑप्शन यहाँ पे फर्स्ट करेक्ट है। माइक्रो प्रोसेसर की शुरुआत किस जनरेशन में हुई? कौन सी पीढ़ी में हुई? माइक्रो प्रोसेसर की शुरुआत कौन सी जनरेशन में हुई? इसका सही जवाब याद रखना है, फोर्थ जनरेशन। कौन सी जनरेशन में हुई? फोर्थ जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर की शुरुआत हुई। अगला सवाल है, वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किस पीढ़ी में किया गया? अभी मैंने समझा ही दिया था आपको, वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल कौन सी जनरेशन में किया गया, कौन सी पीढ़ी में किया गया? क्या होगा इसका राइट आंसर? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन पहला, फर्स्ट जनरेशन में हुआ है। वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल फर्स्ट जनरेशन में किया गया, याद रखना है, पहली पीढ़ी में किया गया। सेकेंड में किसका इस्तेमाल हुआ? ट्रांजिस्टर्स का हुआ, ट्रांजिस्टर्स का इस्तेमाल हुआ। थर्ड में किसका हुआ? आईसी का हुआ। फोर्थ में किसका हुआ? वीएलएसआई का हुआ। फिफ्थ में किसका हुआ? यूएलएसआई प्लस एआई का इस्तेमाल हुआ। ठीक है ना, तो ये भी हमने बताया था आपको। यहाँ पे किसका इस्तेमाल हुआ? वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल हुआ। कंट्रोल शिफ्ट और ऑल्ट कुंजियों को और किस नाम से जानते हैं? कंट्रोल शिफ्ट और ऑल्ट की कुंजियां होती हैं, इनको हम किस नाम से जानते हैं? ये कंट्रोल की होती हैं, मॉडिफायर की होती हैं, कर्सर कंट्रोल की होती हैं, ऑल ऑफ द अबव। कौन सा होगा राइट आंसर?
तो इनको हम लोग क्या कहते हैं, मॉडिफायर की कहते हैं, मॉडिफायर की, क्योंकि इन कुंजियों के इस्तेमाल से किसी दूसरी कुंजी के फंक्शन को हम बदल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। जैसे नॉर्मली पी प्रेस करेंगे तो पी लेटर टाइप हो जाएगा, आप कंट्रोल के साथ में पी दबाएंगे तो क्या होगा, प्रिंट का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। तो पी का हमने क्या किया, फंक्शन ही चेंज कर दिया कंट्रोल को दबाकर, समझ रहे हो। ऐसे ही तो जो कुंजियां किसी दूसरी कुंजी का फंक्शन चेंज कर दें उनको मॉडिफायर की कहते हैं। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। माउस का बायां बटन पॉइंट सेलेक्ट या कमांड देने के काम में आता है। माउस के अंदर जो एक आपने देखा होगा माउस, जो जैसे यहाँ पे माउस है आपका, अब माउस में एक आपका राइट बटन होता है, एक आपका लेफ्ट बटन होता है। जो बायां बटन होता है ये पॉइंट कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं, कमांड दे सकते हैं, मीन क्लिक कर सकते हैं, इसी काम के लिए इस्तेमाल होता है। तो बिल्कुल सही है। माउस का जो लेफ्ट बटन है इसी से सारा काम करते हैं, कहीं पे क्लिक करना होता है, सेलेक्ट करना होता है, कमांड देना होता है, तो सारा काम हम माउस के लेफ्ट बटन से ही करते हैं। राइट बटन से कुछ स्पेशल फंक्शन हम यूज करते हैं, ठीक है, बाकी का सब लेफ्ट बटन से ही होता है। माउस का आविष्कार कब किया गया, माउस का आविष्कार कब किया गया, क्या होगा, ऑप्शन बी 1968 में माउस का आविष्कार किया गया, 1968 में माउस का आविष्कार किया गया। इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और जिन बच्चों ने थ्योरी के क्लास अभी तक नहीं देखे हैं तो प्रॉपर आप थ्योरी के क्लास करें, बहुत ही डिटेल में आपकी थ्योरी को वहाँ पे पढ़ाया गया है। वो क्लास पेड कोर्स में आने का मतलब यही है, अगर आपने थ्योरी क्लास नहीं देखा तो कुछ भी नहीं देखा। तो बहुत ही डिटेल में क्लास हम आपको वहाँ पे कराते हैं। और आप सब जब अपने बैच में जाएंगे तो उसमें दो ऑप्शन मिलेंगे, एक रिकॉर्डेड का, जब रिकॉर्डेड पे जाएंगे तो वहाँ पर एक ऑप्शन हमने डाल दिया है थ्योरी के नाम से, तो थ्योरी वाले ऑप्शन के अंदर सारे थ्योरी के क्लास मिलेंगे। और एक डाल दिया है लाइव क्लास के नाम से, तो जो लाइव क्लास अभी चल रहा है यहाँ पे, अगर ये क्लास मान लिया आपका छूट जाता है, आप नहीं देख पाते हैं तो कभी भी बाद में देख सकते हैं। ये रिकॉर्डेड में आओगे तो रिकॉर्डेड में लाइव क्लास का ऑप्शन मिल जाएगा। रिकॉर्डेड में दो ऑप्शन है, एक थ्योरी का, एक लाइव क्लास का। और इसी में एक नया बन जाएगा ई बुक का। इसमें क्या होगा, हमारे पास जो भी 2-3 ई बुक हैं वो सारी ई बुक आपको यहाँ पर मिलेंगी, वो ई बुक के सेक्शन में ई बुक आपकी आ जाएंगी, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमें यहाँ पर जो कंटेंट आपको दिया जा रहा है वो प्रॉपर देखना है, समय से देखना है उसको। ऐसा नहीं कि आप आज स्किप कर दो, क्लास ना देखो, 2-4 दिन की क्लास फिर इकट्ठी देख लो, ऐसा नहीं करना है। डेली आपको क्लास करना है। और मॉक टेस्ट के लिए आप www.cccyfirst.com पर विजिट कर सकते हैं। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आप कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर भी क्लास आपकी 8:30 पर डेली चलती है। ये प्रैक्टिस क्लास बहुत ज़रूरी है। और जो बच्चे टेलीग्राम से कनेक्ट नहीं हुए हैं आप जुड़ जाइएगा। बाकी जो साथी हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़े नहीं हैं तो आप व्हाट्सएप चैनल पर भी जुड़ सकते हैं। यूट्यूब की किसी वीडियो के अंदर आपको लिंक मिल जाएगा, उस लिंक पर क्लिक करके आप हमारे व्हाट्सएप चैनल पर भी आ सकते हैं, ठीक है। चलिए आज का सेशन बस यहीं पर समाप्त होता है। संडे को आपकी क्लास ऑफ रहेगी, कल संडे है, संडे को क्लास होगी नहीं, मंडे को क्लास हम आपकी कराएंगे, ठीक है ना। अब अगली जो क्लास आपकी होगी वो मंडे को होगी। अच्छा थोड़ा ध्यान रखना है, हो सकता क्योंकि आज सैटरडे था और आज आपकी क्लास होती नहीं है, सैटरडे को क्लास बंद रहती है, लेकिन आज हमने करा दी है, तो हो सकता मंडे को क्लास सुबह 9 बजे ना हो पाए आपकी। अगर होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो इसके लिए नोटिफिकेशन हम डाल देंगे। तो मंडे को अगर 9 बजे क्लास आपकी नहीं हो पाती है तो क्या करेंगे, शाम को 6 बजे क्लास फिर करा देते हैं लाइव वाली, 5 बजे थ्योरी वाली क्लास और 6 बजे फिर आपकी लाइव क्लास करा देते हैं। अगर नहीं हो पाई किसी कारण से 9 बजे, ठीक है ना, क्योंकि थोड़ा सा मुझे आज जाना है, तो संडे को अगर वापस आ गए तो ठीक है, नहीं तो क्या होगा फिर आपके 9 बजे क्लास छूटेगी तो वो शाम को 6 बजे हम लाइव करा देंगे मंडे को। बाकी का शेड्यूल वही है 9 बजे वाला, ये केवल मंडे के लिए चेंज करेंगे। अगर 9 बजे नहीं हो पाता है तो शाम को 6 बजे क्लास आपकी करा दी जाएगी। जानकारी आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से दी जाएगी। सर हमारे कंप्यूटर में MS वर्ड नहीं चलता है, क्या दिक्कत है भाई? चलेगा, अगर आप उसको इंस्टॉल करेंगे तभी तो चलेगा। MS वर्ड को इंस्टॉल करना पड़ेगा, तो MS ऑफिस पूरा पैकेज आता है वो आप इंस्टॉल करिएगा तभी चलेगा। वर्ड पैड तो जब आप विंडो डालते हैं ना, तो विंडो जब आपने इंस्टॉल किया होता है तो वर्ड पैड तो उसमें ऑलरेडी इंस्टॉल हो ही जाता है। वर्ड पैड है, नोट पैड है, ऑलरेडी इंस्टॉल हो जाता है, तो उसमें चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। फिलहाल सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं, मुलाकात करते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।